तो चलिए दोस्तों, आज सीधे गहरे पानी में उतरते हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करेंगे जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। हम सभी ने हिंदू मान्यताओं में भगवान कृष्ण की भव्य नगरी द्वारका के बारे में सुना है, जो उनके जाने के बाद अरब सागर की लहरों में हमेशा के लिए समा गई। लेकिन आज हम सिर्फ प्राचीन कथाओं की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम उस ठोस वैज्ञानिक और पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे जो गोताखोरों को बिल्कुल आज के समय में समुद्र के तल में मिल रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर हमें धार्मिक ग्रंथों के पन्नों से निकालकर सीधे समुद्र की गहराइयों तक ले जाने वाला है। अब देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ड्रामेटिक पौराणिक घटना से। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पूरे परिवार को नष्ट होते देखा, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को एक श्राप दिया था। किंवदंतियों के अनुसार युद्ध के ठीक 36 साल बाद ये श्राप सच साबित हुआ। यादव वंश का पतन हो गया और जिस भव्य शहर को कृष्ण ने बसाया था, उसे उफनते समुद्र ने अपने अंदर खींच लिया। ये कहानी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज एक कहानी है? तो हमारा पहला पड़ाव है जब विज्ञान का सामना प्राचीन मिथकों से होता है, मतलब हमारे पवित्र ग्रंथों और समुद्र के तल के बीच की खाई को पाटना। अब हम सिर्फ सतह पर तैरती हुई महाभारत की कहानियों तक सीमित नहीं रहेंगे। यहीं पर एंट्री होती है विज्ञान की एक बहुत ही खास ब्रांच की, जिसे कहते हैं जियोमैथोलॉजी। इसे 1966 में वैज्ञानिक डोरोथी विटालियानो ने स्थापित किया था। आसान भाषा में समझें तो ये भूविज्ञान की वो शाखा है जो ये जांचती है कि क्या दुनिया भर के प्राचीन मिथकों के पीछे सच में कोई भूवैज्ञानिक घटना थी। और आपको बता दूं, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में पाई जाने वाली प्रलय और बाढ़ की कहानियों को साइंटिफिक एंगल से समझने का ये एक बहुत ही स्थापित तरीका है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर राजीव निगम के साइंटिफिक डेटा के अनुसार लगभग 15,000 साल पहले समुद्र का स्तर आज की तुलना में 100 मीटर कम था। फिर 7,000 साल पहले ये आज से भी ज्यादा हो गया। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग 3,500 साल पहले समुद्र के स्तर में फिर से गिरावट आई। और जानते हैं, ये बिल्कुल वही समय है जब माना जाता है कि द्वारका शहर की स्थापना हुई होगी। मतलब डेटा और प्राचीन बस्तियों का समय एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। बाद में समुद्र का स्तर फिर से बढ़ा और शहर डूब गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, लहरों के नीचे की खोज। आखिर पानी के नीचे की खुदाई में वास्तव में क्या सामने आया? तो देखिए, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर SR राव और उनकी टीम पानी के नीचे गए, तो उन्हें कोई छोटी मोटी चीजें नहीं मिली। समुद्र के नीचे से 500 से अधिक जीवाश्म और ऐतिहासिक कलाकृतियां बरामद की गई हैं और इनकी बाकायदा कार्बन डेटिंग भी की गई है। ये हमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक सबूत देता है कि वहां सच में एक डेवलप्ड संस्कृति थी। ये हमें कहानियों की दुनिया से बाहर निकालकर सीधे एक ठोस भौतिक इतिहास के सामने खड़ा कर देता है। अगर हम इन फाइंडिंग्स को थोड़ा और करीब से देखें, तो गोताखोरों को समुद्र के तल में सिर्फ बेतरतीब पत्थर नहीं मिले हैं, उन्हें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के सबूत मिले हैं। वहां आयताकार और अर्धवृत्ताकार पत्थर के ब्लॉक मिले हैं। इसके साथ ही चूना पत्थर के बड़े बड़े लंगर मिले हैं, जिनमें बाकायदा छेनी से छेद किए गए थे। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां से ऐसे सिक्के मिले हैं जिनका सीधा कनेक्शन ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से है। अब जरा इन दो नजरियों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो कहते हैं कि द्वारका को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसमें कृष्ण की रानियों के लिए भव्य महल थे और ये बेहद समृद्ध नगरी थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी हमें बताती है कि ये एक बेहद बिजी इंटरनेशनल ट्रेड हब था, क्योंकि वहां विदेशी मुद्राएं मिली हैं। दोनों ही बातें अलग अलग तरीके से एक ही इशारा कर रही हैं कि ये एक बेहद अमीर और संपन्न शहर था जो दुनिया भर के व्यापारियों के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कितना पुराना है, तो इसका जवाब है लगभग 2000 ईसा पूर्व। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में जो 1979 में ASI की खुदाई हुई थी, उसमें मिले मिट्टी के बर्तनों की कार्बन डेटिंग हमें इसी समय के आसपास ले जाती है। ये तारीख इन पूरी खोजों को इतिहास के एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्राचीन युग में मजबूती से स्थापित कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये सब खोजना इतना आसान नहीं था। हमारा तीसरा हिस्सा इसी पर है, गोताखोरों की दुविधा या कहें पानी के नीचे पुरातत्व की कठोर वास्तविकताएं। अरब सागर के नीचे एक पूरा शहर खोजना किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 2007 के सर्वेक्षण की ही बात करें तो ये कोई रैंडम खोज नहीं थी।
इसके लिए एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस फॉलो किया गया। सबसे पहले पानी के खतरनाक बहाव का अनुमान लगाने के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया। फिर 200 वर्ग मीटर के एरिया की ग्रिडिंग की गई और आखिर में पूरी सेफ्टी के साथ सिर्फ 50 वर्ग मीटर के एक छोटे से हिस्से में बहुत ही सावधानी से सर्वेक्षण किया गया। अब आप सोचेंगे कि काम इतना धीमा क्यों है? इसके रीजंस बहुत साफ हैं। समुद्र के नीचे लहरों का बहाव इतना तेज होता है कि वो भारी पत्थरों को एक तरफ और हल्के मिट्टी के बर्तनों को दूसरी तरफ बहा ले जाती हैं। इसके अलावा गोता लगाने के लिए सिर्फ दिसंबर से जनवरी का टाइम ही सेफ होता है। और जैसा कि ASI के पूर्व पुरातत्वविद के मोहम्मद भी बताते हैं, हमारे पास ट्रेन्ड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स की काफी कमी है और साथ ही इस काम के लिए जो भारी भरकम बजट चाहिए उसका भी अभाव रहता है। चलिए अब सतह पर वापस आते हैं और अपने आखिरी हिस्से की बात करते हैं। आखिर शहर कैसे डूबा? एक बदलते ग्रह की भूवैज्ञानिक वास्तविकताएं। कमाल की बात यह है कि द्वारका कोई इकलौता मामला नहीं है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो डूबे हुए शहरों की कहानियां हर जगह हैं। चाहे पश्चिमी सोलोमन द्वीप हो, ग्रीस का सेंटोरिनी हो या ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी किंवदंतियां। और भारत में ही महाबलीपुरम को देख लीजिए, जिसके कुछ डूबे हुए हिस्से 2004 की सुनामी के दौरान अचानक से दुनिया के सामने आ गए थे। ये सब साबित करता है कि जियोमिथोलॉजी का कंसेप्ट कितना सॉलिड और रियल है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अतीत का कोई पन्ना नहीं है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल की मॉडर्न क्लाइमेट रिपोर्ट भी बिल्कुल यही चेतावनी दे रही है। समुद्र का स्तर आज फिर से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत, कच्छ, भावनगर जैसे शहर हाई रिस्क पर हैं, जबकि देवभूमि, द्वारका और जामनगर मॉडरेट रिस्क पर हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि कच्छ का एक बड़ा हिस्सा भविष्य में फिर से एक आइलैंड बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हजारों साल पहले हुआ करता था। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अतीत में जो हुआ वो महज एक मिथक नहीं था, बल्कि एक भूवैज्ञानिक सच्चाई थी जिसे हमारे पूर्वजों ने कहानियों के रूप में सहेज कर रखा। प्राचीन इतिहास और आज के क्लाइमेट चेंज के बीच का ये कनेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हम सबके लिए, आज जब समुद्र का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, तो हमारे आज के कौन से चमकते हुए शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए कल के मिथक बन जाएंगे? जरा सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस रहस्य को खंगालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।